अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी खरोलकटी लाहौर। आज हमारा लेक्चर है रुमिनेंट एसिडोसिस। ये रुमिनेंट एसिडोसिस क्या होता है? इसमें जानवर को यानी कि पीएच का लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है। रुमिनेंट एसिडोसिस में पीएच का लेवल कम हो जाता है। नॉर्मल पीएच लेवल जो होता है 7 होता है, और 7 से जब कम हो जाता है तो समझ लें कि एसिडोसिस का केस बन गया है। एसिडोसिस केसेस की सबसे मेन पहचान जो होती है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे मेन जो होती है वो जानवर की टांगों में लड़खड़ाहट आ जाती है, और जानवर की अगली और पिछली दोनों टांगों के दरमियान, और इसके साथ शोल्डर जॉइंट और पिछली टांगों के दरमियान जो हिप जॉइंट वाली जगह होती है, और हत्ता के नी जॉइंट और घुटने वाले जो जोड़ होते हैं वहाँ भी जानवर की यानी कि कभी यानी कि मसल्स जो होते हैं वो टचिंग करते हैं, और जानवर की यानी कि चलने में लड़खड़ाहट आ जाती है, और जानवर यानी कि जैसे डोले खाता है। ये देखिए डोले खा रही है, जानवर को सही तरीके से चला नहीं जा रहा, और ये थोड़ी ही देर के बाद चढ़ने के बाद ये गाय बैठ जाएगी, और बैठते ही एकदम ये सांस तेज़ लेने लग जाएगी, और इसकी जो नथने हैं नथने से गाढ़ा मवाद खारिज कर रही है। और हम इसकी स्टमक को देख रहे हैं, बाई फ्लैंक को देख रहे हैं, और हमें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इसकी फ्लैंक में पानी जो यानी कि हिल रहा है, और पानी सी यानी कि आवाज़, जब हिलने की आवाज़ आ जाए तो आप देख सकते हैं कि ये रुमिनेंट एसिडोसिस का केस बनता है। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है एसिडोसिस, और सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपने ये केसेस को देखना है, इसको अल्कोलाइसिस का केस है या फिर एसिडोसिस का केस है। ये देखें मसल्स जो है ना वो टचिंग कर रहे हैं ऐसे, यानी कि थर यानी कि ये गाय कांप रही है, और इसकी यानी कि टांगें जो हैं बिल्कुल यानी कि वज़न नहीं डाल रही, और ये गिरती ये खड़ी हो चुकी है। और इसका यानी कि बार बार बैठना और खड़ा कम होना, जबकि इसको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया। और इसका यानी कि मेन जो पॉइंट होता है वो हमने देखना होता है कि अगर इसको रुमिनेंट एसिडोसिस का मसला बना हुआ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक ज़्यादा खाई गई है। ये असल में होता है ज़्यादातर दाना वगैरह, दलिया वगैरह, और साथ खल वगैरह ज़्यादा मिकदार में खाई जाए, या अक्सर लोग रोटियाँ वगैरह डाल देते हैं, यानी कि गंदम की जो आटे की जो रोटियाँ होती हैं वो ज़्यादा जानवर को डाल देते हैं, या फिर जानवर खुल जाता है। खुल कर जानवर यानी कि गलती से जानवर का जो यानी कि कमरा जो होता है जहाँ पे इन्होंने खुराक रखी हुई होती है, खल वगैरह, दलिया वगैरह, रोटियाँ वगैरह रखी हुई होती है, वहाँ पर जाकर जानवर खा लेता है। तसल्ली से खाने के बाद जब बाहर निकलता है तो जानवर को अक्सर एसिडोसिस का यानी कि रुमिनेंट एसिडोसिस टॉक्सीमिया का मसला बना हुआ होता है, और इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक खा लेता है कि जानवर के जिस्म में ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसके अलावा अक्सर हमने देखा है कि शादियों में अक्सर लोग जो होते हैं वो यानी कि चावल वगैरह, और जो बचा खचा जो यानी कि मिठाई वगैरह और लड्डू वगैरह और चानी वगैरह जो होती है वो अक्सर लोग जानवरों को जो बच जाती है जानवरों के यानी कि आगे खुरली के में या जानवरों के चारे वाली जगह पे डाल देते हैं, जिससे जानवर ज़्यादा चारा भी साथ खा लेते हैं और साथ बंडा भी खा लेते हैं। साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है ये शुगर वाली या ग्लूकोज वाली ज़्यादा मिकदार में खुराक खाने से जानवर को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की वजह से यानी कि जानवर के जिस्म में रुमिनेंट एसिडोसिस टॉक्सीमिया का मसला बन जाता है। इसके साथ हमने ये भी तबसरा करना आज कि जानवर जब खुराक को मुंह के ज़रिए हलक में लेकर जाता है, वहाँ से एक यानी कि हलक जो होता है इसको चौक की यानी कि चौक कहते हैं, यहाँ से हम यानी कि देख सकते हैं सांस की नाली होती है, खुराक की नाली होती है, और आँख, नाक, कान यानी कि ये सारी की सारी नालियाँ निकलती हैं। और इसके साथ खुराक को जब गले से एसोफेगस में से गुजरती हुई खुराक र्यूमन में चली जाती है, और जानवर के मैदे के यानी कि मैदा जो होता है इसके यानी कि हम देखते हैं कंपाउंड स्टमक वाला जानवर कौन सा है और सिंगल स्टमक वाला, सिंपल स्टमक वाला जानवर कौन से होते हैं। यानी कि कंपाउंड स्टमक वाले जानवर यानी कि जिसमें हम कहते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और सिंपल स्टमक वाले जो यानी कि जानवर होते हैं इसमें कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ली, ये सिंगल स्टमक वाले जानवर आ जाते हैं। और जबकि स्टमक जो होते हैं इनके 4 खाने होते हैं जिनके जुगाली करने वाले जानवरों के। जब सबसे बड़ा मैदा जो होता है इसको रेमन कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं, अमिज़म कहते हैं, अबोमिज़म कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन
ये कि ये सारा का सारा यानी कि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम इस पर मुनहसर होता है। और हमने ये देखना होता है कि जानवर को अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक ज़्यादा अगर जानवर खा ले तो हम इसका कैसे इलाज करेंगे और इसकी कैसे पहचान करेंगे। अगर हमारे पास स्टिक नहीं है पीएच लेवल चेक करने के लिए, अगर स्टिक नहीं है, पीएच लेवल की स्टिक ना हो, तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जानवर को रुमिनेंट एसिडोसिस कार्बोहाइड्रेट्स वाली ज़्यादा खुराक खाई गई है, शुगर का यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल इसके जिस्म में खून में शामिल हो चुका है। इसकी सबसे मेन पहचान जो होती है, फिर हमने जानवर की यानी कि फ्लैंक जो होती है, बाई फ्लैंक जो होती है, इसको दबाते हैं, दबा कर यानी कि इसको हिलाते हैं जिससे हमें पानी की सी आवाज़ आए, तो ये समझ लें कि यह रुमिनेंट एसिडोसिस का मसला है। जबकि अल्कोलाइसिस में भी पानी होता है, लेकिन वो मैदे में नहीं होता, वो अंतड़ियों में होता है। जब आप मैदे की यानी कि फ्लैंक में देखेंगे तो इतना ज़्यादा पानी महसूस नहीं होगा, जबकि अंतड़ियों में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की जैसी अलामत को हम देख सकते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा होता है अल्कोलाइसिस और यानी कि आप एसिडोसिस की सबसे मेन जो पहचान होती है यानी कि बगैर स्टिक के चेक करने से, वो हमें जानवर का चलते वक्त लड़खड़ाना और नथनों से गाढ़ा मवाद का निकलना, मसल से टचिंग करना और कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाना। अक्सर हमने देखा है अगर रुमिनेंट एसिडोसिस का कम मसला हो, यानी कि ज़्यादा यानी कि जानवर ने कोई वंडा दलिया वगैरह ना खाया हुआ हो, तो अक्सर ख़ुद भी यानी कि जानवर को खुद ही जानवर को डायरिया लग जाता है। और डायरिया लग जाता है, जानवर की दूध की प्रोडक्शन जो होती है वो गिर जाती है। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हमारी गाय भैंस को देखें, ये जानवर को यानी कि डायरिया लगा हुआ है। अक्सर लोग फिर क्या करते हैं, इसमें सल्फाडेमाइड दे देते हैं, क्योलिन पाउडर दे देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देते हैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे जानवर की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और वो ख़ुद ही जानवर यानी कि रुमिनेंट एसिडोसिस जो केसेस होता है वो ख़ुद ही हल हो रहा होता है, जिसमें जानवर को डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करने के लिए मसलन मीठा सोडा बाइकार्ब का यूज़ कर सकते हैं, अनारदाने का यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो आप यूज़ करेंगे तो जानवर का खुद ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो डायरिया लगा हुआ होता है खुद ही ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जानवर को जब डायरिया लगता है, ये जानवर के आसार जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि ये जानवर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर जानवर को इन्फेक्शन का मसला बना हो और साथ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का मसला बना हुआ हो, तो ये समझ ले जरा दीजिए केसेस जो होते हैं ज़रा मुश्किल हल होते हैं। इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, इनका हम आज यानी कि तबसरा करेंगे और इसकी मेन वजूहत भी नोट करेंगे। असल में ये जानवर के जिस्म में कैसे यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मकदार जानवर के जिस्म में जब चली जाती हैं तो जिस्म में कौन कौन से अज़ा मुतासर होते हैं, जिससे जानवर के जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने से जानवर का जो मुकम्मल तौर पर जिसम मुतासर होता है, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया में जानवर के जिस्म में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, यानी कि जिगर, लबलबा, पेनक्रियास में ख़राबी पैदा हो जाती है और जिससे जानवर के जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है। और साथ एक पॉड होता है, इसको पेनक्रियास कहते हैं और लबलबा भी कहते हैं। इस लबलबे में 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, इसमें सर्टेन हार्मोन होते हैं जैसा कि प्रोटियोसिस है, एमिलोसिस है, जो पेनक्रियाटिक के ज़रिए हमारे स्टमक में जाते हैं और हमारी खुराक को डाइजेस्टिव करते हैं, जो हम यानी कि जो जानवर खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड भी है जो एंडोक्राइन है। इसमें मौजूद कुछ सेल्स होते हैं जिनको आयरन सोफन भी कहा जाता है। इसमें बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं। और आपने शायद इस नाम से भी वाकिफ़ होंगे कि इंसुलिन जो है ये यानी कि जानवर की बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। जब भी किसी भी जानवर में ये यानी कि इंसुलिन वंडा दलिया और इसके साथ ग्लूकोज वाली खुराक खाने से, गंदम वगैरह, रोटियां वगैरह
اور زیادہ تر یعنی کہ میٹھی چیزیں کھانے سے یعنی کہ جیسے شادیوں وغیرہ میں کوئی چیز یعنی کہ چاول وغیرہ یا پھر مٹھائی وغیرہ یا کچھ یعنی کہ میٹھے والی کوئی بھی چیز زیادہ جانور اوور ڈوز میں کھا لے تو جانور کی باڈی میں یعنی کہ یہ سب کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد گلوکوز کا لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یعنی کہ جانور کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول انکریز ہوتا ہے تو اگر گلوکوز کو جانور میٹابولائز نہیں کرے گا یا سٹور نہیں کرے گا تو یہ جانور کے یورین کے ذریعے جسم سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جانور کے جسم میں یہ آرگن بنایا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ آئسولین ہے، یہ آتی ہے اور یہ جانور کے جسم میں موجود یعنی کہ بلڈ میں موجود جو گلوکوز ہے اس کو کنورٹ کر دیتی ہے اور گلوکوجن یعنی کہ گلوکوجن میں، اور گلوکوجن جو ہے یہ ایک طرح کا کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ جانور کی باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے۔ لائیوز کے اندر بھی اور مسلز کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلوکوز ہے اس کو سیلز میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں پر اس کو میٹابولائز کیا جائے، اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔ تو انسولین جو ہے یہ ہمارے یعنی کہ جانور کے جسم میں بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے، جو کہ پینکریاس کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا اس کی سیکریشن میں کمی آ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم ڈیابٹیز میلاٹس بھی یعنی کہ جانور کے جسم میں ہائپر گلائسیمیا یا پھر ہائپر کاربوہائیڈریٹس والی جو بیماری ہوتی ہے ڈیابٹیز میلاٹس کی بیماری کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس گائے کا کیسے علاج کیا؟ ہم نے NS کی ڈرپیں 2 عدد، ساتھ میں ہم نے یعنی کہ ملٹی مائنو وی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے MVI کام، نیروفاس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سینوکوم وغیرہ کے انجیکشن دیے، اور ساتھ ہم نے ایک انجیکشن یعنی کہ وقفے کے بعد یعنی کہ پھر ہم نے NS کی ڈرپ دے کر اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ہم نے امپیول لیے تھے 25 ml کے، وہ ہم نے 10 امپیول 1 عدد یعنی کہ 1 لیٹر میں ڈال کر اس کو لگایا، جس سے یہ گائے بہتر ہوتی چلی گئی۔ اور ساتھ ہم نے جو مین پوائنٹ جو کیا تھا وہ یہ تھا، ہم نے اس کو یعنی کہ انسولین کے انجیکشن بھی دیا تھا 5 ml تک، سبکٹ انجیکشن دینے سے یہ گائے بہتر ہوتی چلی گئی اور ایک ہی خوراک میں کافی حد تک بہتر ہوگی۔ ہم نے دوسرے دن جب آ کر دیکھا تو پھر ہم نے یہی خوراک کو دوبارہ دہرایا تو یہ گائے تھوڑا سا چارہ بھی کھانے لگ گئی تھی اور جگالی بھی کرنے لگ گئی تھی، اور اللہ کی مہربانی سے یہ گائے بالکل کنٹرول ہو چکی تھی، ٹھیک ہو چکی تھی، ہمارا علاج کامیاب ہو چکا تھا۔